परिसीमन जरूरी क्यों है और इसका क्या कुछ महत्व है? परिसीमन लोकतंत्र जरूरी क्यों है और इसका क्या कुछ महत्व है? उनकी संख्या का निर्धारण करना ये परिसीमन का काम है। प्रक्रिया को ज्यादा लंबे समय तक रोका जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पर रोक लगी थी, उसका मुख्य कारण क्या था? इमरजेंसी जब हटती है तो सारी इमरजेंसी की जो चीजें थी उसको समाप्त कर दिया गया, सिवाय परिसीमन को इमरजेंसी के दौरान भी से आज तक हम अपने कंधे पर क्यों ढो रहे हैं? यहाँ लोगों को अपने विधायक और सांसद का नाम नहीं पता होगा, उससे कभी मिले नहीं होंगे और वो भारी मतों से जीत कर चला जाता है। तो इसी से पता लगता है कितना अपना मुद्दा हम उठा रहे हैं। 50 साल बाद हम ये भूल चुके हैं कि हमारे कोई अधिकार होते हैं। कोई ऐसा देश का मुद्दा नहीं आपने सुना होगा जिसपे पक्ष और विपक्ष एक साथ हो। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वही आवाज उनको लेकिन वो चुनावी समीकरण तो उसका बिगड़ सकता है। लोकतंत्र की मजबूती और संविधान के अस्तित्व के महत्व के लिए जरूरी है परिसीमन का होना। परिसीमन यानी कि सीधे तौर पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना और उनके समीकरणों में हेरफेर करना, या सीधे तौर पर अगर इसको समझा जाए तो एक तय जनसंख्या पर प्रतिनिधि का मौजूद होना। लेकिन भारत में यही परिसीमन 1972 के बाद से इस पर रोक लगी हुई है। 2001 और 2002 में फिर से इसकी रोक को बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया। अब 26 में भी परिसीमन होगा या नहीं होगा, इस पर चर्चा भी ठंडे बस्ते में पड़ी है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, महुआ खबर देख रहे हैं आप। और महुआ खबर इस परिसीमन की चर्चा को एक बार फिर से कर रहा है क्योंकि यह बेहद जरूरी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुद्र प्रताप सिंह, जो आई युवा के फाउंडर हैं। रुद्र प्रताप जी, स्वागत है आपका महुआ खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि परिसीमन जरूरी क्यों है और इसका क्या कुछ महत्व है और इस पर रोक क्यों लगी थी? देखिए राणा जी, परिसीमन इसलिए जरूरी हो जाता है कि परिसीमन लोकतंत्र की आत्मा है। सरकार और जनता के बीच जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, बिल्कुल, और उनकी संख्या का निर्धारण करना ये परिसीमन का काम है। तो जो बीच का जो ब्रिज है, अगर वो किसी भी तरीके से डैमेज होता है या टूटता है तो कनेक्शन कट जाता है, तो लोकतंत्र खत्म होता है। ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर ये प्रक्रिया को ज्यादा लंबे समय तक रोका जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कारण क्या है कि वो स्थिति बनी हुई है। हम 50 सालों से परिसीमन पर रोक लगा करके जो बैठे हैं, इससे आज भी आप देख रहे हैं कि आम जन भाषा में देखिए कि सरकार और जनता के बीच जो तालमेल होना चाहिए, जो जनप्रतिनिधियों का जनता के साथ तालमेल होना चाहिए, वो इसलिए नहीं बैठ पा रहा है कि उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक जनप्रतिनिधि के लिए वहाँ तक पहुँच पाना एक तरह से नामुमकिन सा हो गया है। क्योंकि देखिए, हर आदमी इंसान है, इंसान की एक समय सीमा होती है, हर एक कार्य क्षमता होती है, उसी के आधार पर वो काम कर पाता है। अगर ऑन एवरेज हम बात करते हैं तो पूरे देश में लगभग 27 लाख से ऊपर की जनसंख्या पर एक जनप्रतिनिधि है, एक सांसद बचा हुआ है, और कुछ जगहों पे ये संख्या 50 लाख को पार कर जाती है। तो जितने बड़े शहर हैं उसमें 50 लाख की संख्या के ऊपर एक जनप्रतिनिधि होता है, तो वो कैसे संवाद कर पाएगा? और जब संवाद नहीं कर पा रहा है जनता से, तो लोकतंत्र का औचित्य ही नहीं बचता। इस पर रोक लगी थी, उसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, एक तो पहले इसको अगर इसके रोक के इतिहास में हम जाते हैं तो ये बहुत ही हास्यास्पद होता है कि एक तो उसकी जो टाइमिंग थी वो देखिए कितनी गलत है। परिसीमन पर जब रोक लगी थी तब देश में इमरजेंसी लागू थी। तो इमरजेंसी के बाद, जैसे हमने इमरजेंसी जब हटती है तो सारी इमरजेंसी की जो चीजें थी उसको समाप्त कर दिया गया, सिवाय परिसीमन को इमरजेंसी के दौरान भी से आज तक हम अपने कंधे पर क्यों ढो रहे हैं? परिसीमन अगर मान लीजिए इमरजेंसी हटी होती तो परिसीमन की रोक भी हटा देना चाहिए था, लेकिन नहीं हटाया गया। उसका आधार दिया गया कि इससे जनसंख्या नियंत्रण होगा। कि अब एक बात बताइए कि मैं वही कहना चाह रहा हूं ना कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिसीमन जरूरी है। ये इससे बड़ा मजाक का और कोई विषय हो सकता है? इससे क्या हो जाएगा? अगर आपके सांसदों की संख्या कम रहेगी, वो बढ़ाई नहीं जाएगी, तो उससे जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूं कि परिसीमन को और तीव्र करना चाहिए था, ताकि जनप्रतिनिधि लोगों के बीच जाते और वो बातों को बताते कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। और अभी जो एक सांसद 30 या 50 लाख लोगों के बीच जा रहा है, अगर वही 4 से 5 सांसद
सांसद जा रहे होते तो ज्यादा अच्छे से बात बता मैं वही पाते। कहता हूं ना कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को ये माना जाता है या वही सच्चाई है कि लोग उनकी बात को सुनते हैं, क्योंकि वो जनता के बीच चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं तो वो अपने जनता को बड़े आसानी से कन्विंस कर पाते हैं। तो वो संख्या अगर बढ़ी होती तो मुझे लग रहा है जनसंख्या नियंत्रण और बेहतर तरीके से होता। लेकिन वो उसके आधार पर, आप जनसंख्या नियंत्रण के आधार पर अगर आप परिसीमन रोक लगाते हैं और 50 साल से लगाते हैं, और उसके बावजूद जब से ये रोक लगाई गई है और आज के समय में 90 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है, तो अब एक बात बताइए इसका क्या फायदा हुआ? बिल्कुल, तो इसमें रोक लगी 72 का हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, 76 में इस पर रोक लगी, लेकिन इस पर फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है, वो भी रोक लगा देती है, आगे बढ़ा देती है इस रोक को। तो यानी कि दोनों पार्टियां भी इस बात पर नहीं कह सकती है कि उन्होंने ऐसा किया था, दोनों उसी में शामिल है। इसमें राणा जी पार्टी नहीं शामिल है। हाँ। इसमें शामिल हैं वो लोग जो राजनीति को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, उसमें कोई पार्टी नहीं शामिल है। तो अब आप देखेंगे, अगर इसके तथ्यों को उठा करके देखेंगे तो देश की राजनीति में जितनी भी गंदगी आई है परिसीमन पर रोक के बाद ही आई। क्योंकि देखिए, जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उसमें परिसीमन की व्यवस्था ही इसीलिए की गई थी कि हर जनगणना के बाद जब ये सीटें बढ़ेंगी, जब क्षेत्र का बंटवारा होगा तो लोग नए आएंगे, नए जनप्रतिनिधि होंगे, आपके लिए कंपटीशन क्रिएट होगा कुछ नए लोग आने से और कुछ क्षेत्रों के बंटवारे से। तो राजनीति होगी एक स्वस्थ राजनीति की तरफ जाएगी और लोग जनता के लिए जवाबदेह होंगे, जनता के लिए काम करेंगे। अब रोक का नुकसान क्या हुआ? सारी चीजों को फिक्स कर दिया गया, जातिगत समीकरण फिक्स कर दिए गए, एरिया फिक्स कर दिया गया, और संख्या नहीं बढ़ने से नए लोगों को आने का मौका नहीं मिला। और नए लोगों को जब आने का नहीं मौका मिला तो आप देखिए कि पुराने लोग चले आ रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से राजनीति को अपने कब्जे में कर लिया है। और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि नए लोगों को राजनीति से इतना दूर कर दिया गया है कि वो राजनीति के आने के बारे में सोचते ही नहीं है। तो ये जो नुकसान हुआ, और इसी के लिए परिवारवाद का जन्म कैसे हुआ? राजनीति में आज जो परिवारवाद हुआ है इसीलिए हुआ है ना, क्योंकि नए लोग आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप किसको चुनेंगे? जो प्रत्याशी आपके सामने रखे जाएंगे उसी में से आपको चुनाव करना है। आज एक बात बताइए, एक बड़ी जोर शोर से बात चल रही है कि पार्टी के नाम पर वोट पड़ता है। तो पार्टी के नाम पर वोट पड़ता है तो जनप्रतिनिधि आप कहाँ चुनते हैं? तब तो आप पार्टी चुनते हैं। भाई, अगर जनप्रतिनिधि चुनने का सिद्धांत ही लोकतंत्र का है ना कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, हमारा प्रतिनिधि आकर के संसद में अपनी इच्छा अनुसार हमारे देश की सरकार को चुनता है और प्रधानमंत्री को चुनता है। लेकिन अगर हमारा जनप्रतिनिधि हम न चुन करके कोई पार्टी चुन रही है तो पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा, जनता का प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है? तो ये जो व्यवस्था करी गई थी हमारे देश के संविधान में कि संविधान इसी तरीके से चलेगा, लोकतंत्र किसी के कब्जे में नहीं जाएगा, क्योंकि संख्या बढ़ेगी, क्षेत्र बदलेंगे, तो इसलिए इन परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इसलिए लोकतंत्र सुचारू रूप से चलता जाएगा। इस पे रोक लगाने से क्या हुआ? आप सारे समीकरणों को आपने देखा होगा कि लोगों ने तय कर लिया है। हम लोग राजनीति में चर्चा इसी बात की करते हैं कि राजनीतिक समीकरण ये हैं, इस पार्टी के इतने वोट हैं, इस जाति के इतने वोट हैं, उसी आधार पर टिकट दिए जाते हैं, कौन सी जाति के लोगों को किस तरीके से दिया जाए। ये सारी कुरीतियां वहीं से आई और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज देश की राजनीति के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी अच्छे लोगों से आप बात करें तो राजनीति को बड़े हेय दृष्टि से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमने उसको बना दिया, हमने उसको रोक दिया, हमने उसको एक ऐसे व्यवस्था में ढाल दिया कि जहां पर वो हर तरह से गंदगी के तौर पर ही दिखाई देने लगी। लेकिन इसमें एक सवाल यह है कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स इस पर बोलना नहीं चाहते हैं तो क्या जनता के द्वारा बोलने से, इस इश्यू को उठाने से क्या क्रांति आएगी परिसीमन को लेकर? देखिए, जनता ही सरकार होती है। अगर किसी भी देश में अगर जनता जागरूक नहीं है तो उसको, वो लोकतंत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, तब तो उसको कोई भी शासन कर सकता है। हमारे देश की जब तक जनता जागरूक नहीं थी तो इस देश पर दूसरे विदेशी आक्रांताओं का कब्जा था ना, अंग्रेजों का था। भाई, देश को आज़ादी किसने दिलाई? उस समय किसी की सरकार थी या कोई राजनीतिक दल था? जनता की जागरूकता से ही तो देश आजाद हुआ था। तो जब हम आजादी दिला सकते हैं तो हम अपने न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते, और अगर नहीं लड़ सकते हैं तो फिर आपको लेकिन इसमें यह भी तो एक सच्चाई है ना कि बिना किसी लीडर के जनता का उठ जाना और आवाज को उठा लेना उतना आसान नहीं है। देखिए, तो लीडर कौन होगा? लीडर देखिए अपने आप पैदा हो जाते हैं। क्या रुद्र प्रताप सिंह को लीडर नहीं, कोई भी पैदा हो सकता है। लीडर की कोई परिभाषा नहीं होती, जिसके अंदर क्षमता होती। मैंने क्या कहा, परिसीमन की व्यवस्था ही यही है कि जिसके अंदर क्षमता होगी वो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेगा, वो जनता का प्रतिनिधित्व करेगा।
तो वही तो एक व्यवस्था थी। अब आप एक बात बताइए, जो आदमी अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता वो देश के लिए क्या काम कर सकता है? कोई भी व्यक्ति हो। अगर 145 करोड़ देशवासियों के अधिकारों का हनन हुआ रहा है और वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, तो इससे लोकतंत्र कितना कमजोर हुआ। आप ये सोचिए कि हमारे लिए, हम लोग राष्ट्र के प्रति हमारी क्या भावना है, हम राष्ट्र के प्रति क्या सोच रहे हैं। जब हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो हम किसके लिए लड़ सकते हैं? लेकिन सवाल तो वही है ना कि अधिकारों के लिए हम लड़ते कहाँ हैं? नहीं तो लड़ना पड़ेगा। अगर ये एक बड़ी विडंबना है भारत की कि अधिकारों के लिए, अपनी बातों के लिए, अपने मुद्दों के लिए जब तक हमें कोई लीडर ना मिले तब तक हमारी बात ही नहीं उठती, तब तक हम लड़ ही नहीं पाते। जब आप एक बात बताइए, जब आप लीडर के पीछे ही खड़े हैं, हाँ, तो आप तो किसी भी व्यवस्था में का हिस्सा बन सकते हैं। लोकतंत्र यही होता है ना कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी आवाज होती है, वो अपने अधिकारों के लिए अपनी बात करता है। तो जब अगर हम अपने जिस बात का जिक्र आपने किया था, अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई पार्टी अपने सांसदों को या विधायकों को वो चुनवा रही हो, और यहां तक कि कितने ऐसे एरिया होंगे, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र होंगे जहां लोगों को अपने विधायक और सांसद का नाम नहीं पता होगा, उससे कभी मिले नहीं होंगे, और वो भारी मतों से जीत कर चला जाता है। तो इसी से पता लगता है कितना अपना मुद्दा हम उठा रहे हैं या अपने लोकल मुद्दों पर हम कितने मुखर हैं। नहीं, ये मैंने क्या कहा कि ये इसी व्यवस्था का हिस्सा था जो राजनीतिक साजिश के तहत परिसीमन पर रोक लगाई गई। तो 50 साल में उसने अपना असर दिखाया है कि 50 साल बाद हम ये भूल चुके हैं कि हमारे कोई अधिकार होते हैं। जैसे आप परिसीमन पे ही अगर लोगों से चर्चा करिए तो अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि परिसीमन होता क्या है। क्योंकि वो एक व्यवस्था एक ऐसे उनके दिमाग में डाली गई कि वो धीरे धीरे भूल चुके हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे अधिकारों का फर्क क्या है। अगर यही जनप्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा होती तो जनता के पास ऑप्शन होता है। आप दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन होता है तो आप बेहतर चॉइस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है तो आपको वही सेलेक्ट करना है जो आपको दिया गया है। क्या परिसीमन को लेकर लड़ाई बहुत लंबी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी तो देखिए, परिसीमन पे जो रोक लगी है उसकी समय सीमा खत्म होने वाली है अप्रैल में। तो अगर सरकार उस पर बिल लाती है रोकने के लिए तो पूरे देश को सच पता चल जाना चाहिए कि भाई सरकार क्यों चाहती है परिसीमन पर रोक। अगर परिसीमन पर सरकार रोक लगाना चाहती है तो लेकिन विपक्ष भी उस पर मुखर नहीं है, तो हो सकता है वो भी हाँ जी क्या कहा कि कोई ये राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा नहीं है, ये उन लोगों का मुद्दा है जिन लोगों ने सत्ता को अपने कब्जे में करके रखा है। पूरे देश की राजनीति आप देखिए, एक थाली के चट्टे बट्टे। मैं वही कहा ना कि अगर एक बात बताइए कि कुछ चंद परिवार, कुछ चंद लोग अगर देश की राजनीति को अपने हिसाब से चला रहे हैं और 145 करोड़ लोग उसको देख करके चुपचाप बैठे हुए हैं, तो इससे अच्छा तो अंग्रेजों का शासन था, मुगलों का शासन था, राजाओं का शासन था। वो भी तो ऐसे ही करते थे। भाई आज एक बात बताइए, आजादी से पहले भी देश में यही व्यवस्था थी कि आम जनता आम रहती थी, खास लोग खास रहते थे। आज भी अगर हम उसी व्यवस्था में अपने आप को संतुष्ट कर पा रहे हैं तो हम ऐसी व्यवस्था में रहेंगे। आने वाले अगर ये परिसीमन पर रोक को जो बढ़ा दिया गया तो आपको क्या लग रहा है कि 2051 में जब हम बात कर रहे होंगे तो लोकतंत्र की बात कर रहे होंगे। जिस लोकतंत्र में चौथी जनरेशन का आदमी सत्ता के शीर्ष पर बैठ जाए, उस लोकतंत्र में आप बात करते हैं कि वो लोकतंत्र है, और उस पर भी अगर आप चुप्पी साध करके बैठे हैं तो अगली बार लोकतंत्र पे हम लोग नहीं बात कर रहे होंगे, हम लोग गुलामी पे बात कर रहे होंगे 2051 के समय में। आज ही राजनीति में देख लीजिए कि अगर उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सीधे राजनीति में आते हैं और शीर्ष पद पे आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो परिवार की वजह से। फिर ऐसे में लोग योगी आदित्यनाथ का, नीतीश कुमार का, मोदी जी का नाम लेकर कह देंगे आपको कि देखिए वो तो नीचे से उठकर आए हैं, कोई गॉडफादर नहीं था। नहीं तो वो लोग परिसीमन से पहले ही आए हैं, ये भी आप देख लीजिए। अगर परिसीमन से बाद अगर वो राजनीति करते तो शायद वो नहीं आ पाते, क्योंकि अगर आज देश की राजनीति में जितने शीर्ष नेता हैं उससे सब लोग परिसीमन से पहले के राजनीति का हिस्सा थे। तो अगर उसके बाद क्या आप बता दीजिए कि 1976 के बाद से कौन ऐसा नेता है जो सत्ता के शीर्ष पे है? सारे लोग उससे पहले के ही हैं। तो ये व्यवस्था बिगड़ते बिगड़ते ऐसी स्थिति में, मैं कह रहा हूँ आपको से सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताइए कोई 4 ऐसा नाम कि जो 25, 26, 27 साल का आदमी हो जो सत्ता में शीर्ष पे हो, जिसका नाम लोग जानते हो और वो किसी परिवार से संबंध न रखता हो। कोई ऐसा है ही नहीं। क्योंकि हम अपने युवा को देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना पड़ेगा। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं 40 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी के लड़के होते हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है और उनको सीधे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। क्या ये लोकतंत्र है? बिल्कुल। और उसके बाद इस देश में 40 साल की उम्र में कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं। हमारे देश के ऋषि सुनक
इंग्लैंड में जाकर 43 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन सकते हैं और उसका ढिढोरा हमारा पूरा देश बोलता है कि हम भारतीय मूल का व्यक्ति इंग्लैंड में जाकर शासन किया, उन्होंने हम पे किया, हमने उन पे किया। हाँ। तो क्या भारत में कोई 43 साल की उम्र में भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि हम उसको 25 साल की उम्र में संसद में आने ही नहीं देंगे। हाँ। जब वो आएगा नहीं तो कैसे आगे अपने अनुभव के आधार पर, चाहे वो मंत्री बने चाहे प्रधानमंत्री बने, वो कैसे बनेगा? इसके लिए आपके पास एक ही क्राइटेरिया है कि आप किसी राजनीतिक परिवार के लड़के हों, तब आपको सीधे लोकसभा में भेज दिया जाएगा, आप सीधे राज्यसभा में आ जाते हैं, आप सीधे मंत्री बना दिए जाते हैं, या सीधे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बना दिए जाते हैं। तो ये लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र तो तब होगा कि जब हर व्यक्ति को समान अवसर दिया जाए राजनीति में आने के लिए। उसको राजनीति में आने से रोका क्यों जाता है? तो इसमें मेरा सवाल इसीलिए ये है कि जो भी संसद के भीतर बैठे हैं, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, कोई राजनेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आवाज कैसे उठेगी? क्योंकि सभी को फायदा दिख रहा है ना होने से। देखिए, आवाज जनता को उठानी पड़ेगी, आवाज हमको उठानी पड़ेगी, आवाज आपको उठानी पड़ेगी। कारण क्या है? हाँ। कि राष्ट्रभक्ति केवल सेना में नहीं जाने से होती है, राष्ट्रभक्ति केवल बॉर्डर पर खड़े होने से नहीं होती है। राष्ट्रभक्ति हर उस चीज में होती है कि जो अगर गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। अब आप एक बार बताइए, आज भी 131 सांसद दलित हैं जो संसद में बैठते हैं। हाँ। और सबसे ज्यादा परिसीमन पर रोक का नुकसान दलितों को हो रहा है। और आजकल चर्चा में भी दलित राजनीति बहुत है, सब लोग दलित राजनीति की बात कर रहे हैं। उन 131 सांसदों में से किसी एक सांसद से आप एक बात पूछ लीजिए कि आखिर परिसीमन पर रोक पे आप क्यों चुप हैं? क्योंकि उनको आरक्षण का लाभ मिलता है, उनकी सीटें फिक्स हैं। हाँ। अगर परिसीमन होता तो उनकी सीटें तो बढ़ती ना, हर बार उनको जब आरक्षण का लाभ मिलता। वो चुप्पी क्यों साधे हैं? क्योंकि उन 131 सीटों पे उन्होंने कब्जा बना करके बैठा है, बाकी सबको लिए थोड़ी वो खोला है। उन्होंने कई, आपने अगर ये आंकड़े निकाल के देखेंगे तो जो रिजर्व सीट है जिस पे दलित सांसद आते हैं, वो सबसे ज्यादा परिवारवाद वही है। उन लोगों ने उस पूरी चीज को कब्जा कर लिया, तो चाहते ही नहीं दूसरा व्यक्ति आए। आज आप एक बात बताइए कि भारत की राजनीति में हम उस समय की बात कर रहे हैं, पहले हम मान सकते हैं कि 2001 में लोग इतने सक्रिय नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इतना चीज। राजनीति किस तरह से आम आदमी को की आंखों में धूल झोंक रही है और हम चुप्पी साधे बैठे हैं। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास होता है। बिल्कुल। और उसकी शर्त है कि परिसीमन के बाद लागू होगा। ऐसा कौन सा बिल होता है जिसमें एक शर्त लगा दी जाए? भाई 75 साल से महिलाएं तो अपने अधिकार के लिए पहले से संघर्ष कर रही हैं, और उनको अधिकार मिला तो वो ऐसा अधिकार मिला कि जो आपको एक दीवा स्वप्न की तरह है कि दिखा तो दिया गया, वो कभी मिलने वाला नहीं है। तो और उस पर महिला चुप। क्या सरकार की मंशा नजर आती है परिसीमन कराने को लेकर? बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि अगर परिसीमन कराना होता तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे आप अभी देख रहे हैं कि SIR की बात चल रही है। हाँ। तो SIR करने में टाइम लगता है ना। बिल्कुल। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उसका नोटिफिकेशन होता है, उसका टाइम होता है, ये सब चीजें। जब हम 4-5 महीने पहले पहुंच चुके हैं, जो हमारे समय सीमा है, और हमारी तैयारी के नाम पर क्या है, हम उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार में तो SIR भी तुरंत हो गया था कि टेक्नोलॉजी मैंने क्या कहा, वो सारी चीजें। लेकिन इसका फायदा क्या है? हम कह रहे हैं कि वोटर आप बढ़ा रहे हैं या वोटर को करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वोटर चुन किसको रहा है? वोटर तो उन्हीं लोगों को चुन रहा है ना जो 1972 के आधार पे हैं। हाँ। अगर आप लोकतंत्र को 1972 के आधार पर चला रहे हैं तो 2025 का लोकतंत्र कहाँ है? आपको तो हमारे प्रतिनिधि 2025 के आधार पर चाहिए ना, तभी तो हमारे वोट के कोई वैल्यू है। नहीं तो आप एक बार बताइए, कितनी भी अच्छी वोटर लिस्ट बना लीजिए, कितना अच्छा SIR करा लीजिए, चुनेंगे तो हम उन्हीं को। तो जब उसको, जिसको हमको चुनना है, सारी SIR प्रक्रिया किस चीज को है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव उचित तरीके से कर सकें। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों की संख्या उचित तरीके से हो, इसका निर्धारण कैसे होगा? वो होगा परिसीमन से, और उस पर हमने चुप्पी साध रखी है। भाई मैं कह रहा हूं कि परिसीमन पे अगर कोई भी बाधा हो, कोई भी व्यवस्था हो, संसद का सत्र चल रहा है, 1 तारीख से चलने वाला है, एक बार चर्चा हो जानी चाहिए कि परिसीमन पे क्या स्टैंड है। भाई विपक्ष, मैंने क्या कहा, कोई ऐसा देश का मुद्दा नहीं आपने सुना होगा जिसपे पक्ष और विपक्ष एक साथ हैं। हाँ। यही एक ऐसा मुद्दा है जिसपे विपक्ष भी नहीं बोलता है। और देखिए, मेरा सवाल फिर वही घूमकर इसलिए आ गया कि पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा है, तो संसद के भीतर दोनों अलग अलग कैसे खड़े होंगे? वहां भी तो दोनों एक साथ हो सकते हैं। आप एक बात, ठीक है, रोक लगानी है, लगा दीजिए। राणा जी, 543 लोगों से देश थोड़ी बनता है। हाँ।
देश बनता है 145 करोड़ लोगों से, तो इस देश को ये समझना पड़ेगा कि अगर 545 लोग हमारे ऊपर इसी तरह से राज कर रहे हैं कि जो वो चाहेंगे वही निर्धारित करेंगे, तब तो फिर आप गुलामी में ही अच्छे हैं। हाँ, नहीं तो इसीलिए मेरा ये सवाल था कि क्या ये लड़ाई लंबी है? अगर मान लीजिए पक्ष और विपक्ष एक साथ और उसने कह दिया ठीक है रोक लगानी है, चलिए रोक लगा देते हैं, तो अगर एक नीचे से व्यक्ति उठता है, वो आवाज उठाता है, चाहे वो रुद्र प्रताप सिंह ही क्यों ना हो, तो समय लगेगा ना आवाज को वहां तक पहुंचने में, उस पर चर्चा होने में, फिर उस पर बहस होने में, संसद तक गूंजने में देखिए समय लगेगा। बिल्कुल समय लगेगा, लेकिन मैं जो इस समय सीमा की बात कर रहा हूं, क्योंकि परिसीमन लागू करने के लिए कुछ नहीं करना है, परिसीमन पर रोकने के लिए सारी कवायद सरकार को करनी पड़ेगी। और अगर आज का युवा, आज की महिला, जिनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, आज का दलित ये बात को नहीं समझता है, तो अगली बार वो लोकतंत्र की नहीं बात करेगा, तब गुलामी की बात करेगा, जो मैं बार बार कह रहा हूं। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग इससे संबंधित हैं, मैं आम आदमी से अलग बात कर रहा हूं, जो आम आदमी अपने रोजी रोजगार में लगा है, हो सकता है उन चीजों से अलग हो, लेकिन जो सक्रिय राजनीति का हिस्सा है, जो महिलाएं सक्रिय राजनीति में भाग ले रही हैं और उनको महिला आरक्षण का फायदा होने वाला है, उनको अपनी आवाज मुखर करनी पड़ेगी। वो पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है कि पार्टी की लाइन लेकर के वो बैठे हैं, और पार्टी की लाइन इसमें क्या गलत है? परिसीमन लागू हो, संख्या बढ़े, तो इससे पार्टी को क्या नुकसान होगा? उसके तो राजनीतिक कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, उसके सांसदों की संख्या बढ़ रही है, उसकी और कार्य क्षमता बढ़ रही है। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वही आवाज उनको, लेकिन वो चुनावी समीकरण तो उसका बिगड़ सकता है। चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए आप देश बिगाड़ देंगे। आप देश को इस तरीके से थोड़ी चला सकते हैं कि आप अपने समीकरण साधने के चक्कर, देश को देश की तरह चलाना पड़ेगा। देश को आप रोक करके नहीं चला सकते, देश का शोषण नहीं कर सकते। अगर हम अपनी महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, हम अपने युवाओं का शोषण कर रहे हैं, हम अपने दलित समाज का शोषण कर रहे हैं, तो हम देश की बात कहाँ कर रहे हैं? तब तो हम गिनती के उन्हीं कुछ लोगों की बात कर रहे हैं ना, जो 500,000 लोग हैं, वही लोग तो देश हो गए। तो देश 145 करोड़ का कहाँ हुआ? तो इसमें तो हर उस व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए कि जो राजनीति में सक्रिय हो या नहीं हो, कि कम से कम वो संख्या तो हमें दीजिए जिसका हम चुनाव करें। हम हर बार चुनाव करने जाते हैं और हम चुनते किसको हैं? हम 1972 के आधार पर चुनाव कर रहे हैं। हमें 2025 का प्रतिनिधित्व दीजिए, हम चुनाव करेंगे। आज आप बताइए, वोटर, चुनाव आयोग को वोटर को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीजें करानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधि लोगों के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा है, लोग वो चाहते नहीं है। हमारे यहाँ क्रिकेट देखने कर 1-1.5 लाख लोग चले जाते हैं, लेकिन वोट डालने क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं राजनीति में है। उन्होंने राजनीति को इस तरह से बना दिया है। आप परिसीमन लागू करिए, नए लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे, आपको चुनाव आयोग को वोटर को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद लेकर के आएंगे, लेकिन उनको आने का तो मौका दीजिए। तो जब तक ये मौका नहीं देंगे, लोकतंत्र इसी तरह से स्थिर रहेगा, और स्थिरता इस तरह से बढ़ती जाएगी कि उसमें चीजें इतनी खराब हो जाएंगी कि संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए इसमें एक और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो भी लोग आवाज उठाएंगे, या फिर जो भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, तो वो अपनी पार्टी लाइन से कैसे हटेंगे? देखिए राणा जी, एक सवाल बहुत मतलब सरल है, जो आपका सवाल का जवाब है। जब देश आजाद नहीं हुआ था तो कोई राजनीतिक दल तो नहीं था ना। तो आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई? लोगों ने लड़ी ना। लोगों ने भी लड़ी, लेकिन उनका भी कोई ना कोई नेता था। कोई भगत सिंह के पीछे था, कोई गांधी जी के पीछे था, कोई सुभाष चंद्र बोस के पीछे था। वो नेता तभी पैदा होता है जब समस्या होती है। अगर समस्या नहीं होती तो कोई नेता पैदा ही नहीं होता। आप एक बार बताइए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि अगस्त क्रांति के दौरान सारे बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। देश के युवाओं ने अगस्त क्रांति को अपने दम पर चलाया, और वो सबसे बड़ा मोमेंट था कि जिसके आधार पर अंग्रेजों को देश को छोड़ना पड़ा। तो सवाल ये कि जब तक देश नहीं जागेगा, तब तक चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें देश को जागना पड़ेगा। ये सवाल हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आखिर परिसीमन पर रोक क्यों लगाई गई है, और हम केवल चुनाव में वोट डालने तक क्यों सीमित होते हैं? हम राजनीति को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं कि राजनीति में हमारे साथ क्या छल हो रहा है और उस छल का हमारे साथ क्या नुकसान हो रहा है, इस पर हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं? लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल अब ये भी है कि एक तरफ सरकार का दावा है कि हम विकसित भारत हो रहे हैं, लेकिन अगर हम सांसद को चुनने की संख्या के आधार पर देखें कि कितने व्यक्तियों पर एक सांसद है, तो हम अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज से बहुत पीछे हैं। तो फिर विकसित बनेंगे कैसे? आपने जिस बात का जिक्र किया कि 72 के आधार पर हम अभी भी अपना सांसद चुन रहे हैं, 2025 वाला कहां है विकसित भारत? मैंने क्या कहा कि जब हम बात करते हैं तो हम बातों में ही रह जाते हैं।
हाँ। जब हम किसी से सीखने के लिए हमको उसके जैसा बनना पड़ता है, चाहे किसी भी तरीके से आप बात करिए। अब अमेरिका में अगर 6 लाख की संख्या पे एक सांसद हैं, यूरोप में 1.5 लाख की संख्या पे एक सांसद हैं, तो विकसित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जनता के अधिकारों का हनन नहीं किया है। वो जनता को वो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं जिससे जनता अपने कामों को सुचारू रूप से कर सकते हैं। और हम जब बात लोकतंत्र की करते हैं तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े आपको पता होगा कि हम उस लिस्ट में कहाँ आते हैं। हाँ। हम बहुत निम्न स्तर पे आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि हम अपने वो सुधार की बात ही नहीं करते हैं। समय समय पर देखिए हर चीज में सुधार किया जाता है और हम अपने सुधार की जो प्रक्रिया है हमने उसी को रोक रखा है। तो इस आधार पर आप कैसे विकसित बनेंगे? विकसित बनने के लिए सबसे पहले आपके पास लोग होने चाहिए। मैंने क्या कहा कि जब ऋषि सुनक यूके में जाकर के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कमला हैरिस अमेरिका में जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती हैं, हाँ। तो भारत में महिला को आप क्यों नहीं आगे आने दे रहे हैं, या भारत में युवा को आगे क्यों नहीं आने दे रहे हैं? आप अमेरिका की जब बात करते हैं तो उससे क्यों नहीं आप सीखते हैं? या आप यूरोप की बात कर लीजिए, तो उनके जो नेता होते हैं वो एक समय के बाद अपने सामान्य जीवन में लौट जाते हैं। बिल्कुल। वो ऐसा नहीं है कि मरते दम तक राजनीति का हिस्सा ले देते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि आप यूएस की बात करिए तो 3 राष्ट्रपति लगातार वहां हुए हैं जो 2 बार का अपना कार्यकाल पूरा किया। उसमें बिल क्लिंटन थे, जॉर्ज बुश थे और उसके बाद बराक ओबामा थे। हाँ। उन्होंने अपने 8-8 साल का कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद वो रिटायर हो गए। तीनों लोगों की उम्र रिटायरमेंट के समय 57 साल थी। अब आप इस देश की राजनीति में अपने कल्पना से जाकर के देखिए कि 57 साल की उम्र में इस देश की राजनीति छोड़ने का दम किसी के अंदर है? 57 की उम्र में तो ठीक से नेता बनता है। मैं यही बात कह रहा हूं ना। आप विकसित भारत की बात कैसे कर रहे हैं? सोच की बात लाइए ना। हाँ। जब वो लोग 8 साल राष्ट्रपति रहने के बाद, इसका मतलब है कि वो 50 साल की कम उम्र में राष्ट्रपति बने होंगे ना। बिल्कुल। मैं एक और एग्जाम्पल भारत की ही बात कर देता हूं कि अगर आप बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करते हैं तो बीजेपी के आप अंतिम 5-6 अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो सबकी उम्र 50 साल से आसपास थी जब वो प्रेसिडेंट बने थे। हाँ। बीजेपी ऐसे थोड़ी इतनी बड़ी पार्टी बन पाई है। बिल्कुल। आप उठा करके देख लीजिए, राजनाथ जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, या उसके बाद गडकरी जी बने, या अमित शाह जी बने, या जेपी नड्डा जी बने, जब वो राष्ट्रपति बने थे तब उनकी उम्र क्या रही होगी? हाँ। तो जब एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 साल की उम्र का आसपास हो सकता है तो देश का शीर्ष नेतृत्व में क्यों नहीं युवा को आने दिया जाता है? 25 साल की उम्र में युवा अगर संसद में आता तो 50 साल की उम्र तक उसके पास 25 साल का अनुभव होता। बिल्कुल। वो बन जाता। आज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो 5 बार के सांसद थे ना। हाँ। तो 5 बार के सांसद वो क्यों बने थे? क्योंकि पहली बार में 26 साल की उम्र में सांसद बन गए थे। तो जब आप 26 साल की उम्र में किसी युवा को संसद में जाने का मौका देंगे तब तो 40-42 साल की उम्र में मुख्यमंत्री या किसी पद पर जाएगा एक अनुभव के साथ। जब आप उसको आने ही नहीं दे रहे हैं और सिर्फ युवा के नाम पर आप देश को परिवार बांट थोप रहे हैं। अब मैं बिहार के उदाहरण आपको एकदम लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूं कि आपने देखा होगा कि मैं नाम उनका भूल रहा हूं कि उन्होंने अपने लड़के को मंत्री बना दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने लड़के को सीधे मंत्री बना देते हैं जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। ये कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल। ये सिर्फ परिवारवाद का है ना। हाँ। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को राजनीति में उनके घर के 10 लोगों की वजह से जाना जाता है, उस जनता की वजह से जाना जाता है जो उनको चुनती है। हाँ। लेकिन उनका लड़का अगर राजनीति में कहीं नहीं था, उसको सीधे मंत्री पद दिया जाता है, तो इसका क्या अर्थ लगाया जाएगा? बिल्कुल। उन्होंने अपनी एक अगली जनरेशन को वहां पर शिफ्ट कर दिया ना। हाँ। और अगर वो राजनीति में इतना इच्छुक था तो उसको राजनीति में काम कराना चाहिए था। हाँ। तो ये जो राजनीतिक तरीका अपनाया जा रहा है वो गलत है। आप सामान्य तरीके से, क्योंकि अगर देखिए हमको विकसित बनना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अपने लोगों के साथ जाति करके, अपने लोगों का आप शोषण करके आप विकसित नहीं बन सकते हैं। उसके लिए आप अपने लोगों के लिए ओपन तरीके से उसको लाना पड़ेगा। आप एक और एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। क्रिकेट कितना मशहूर क्यों है, बाकी खेल क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिकेट एग्जाम्पल सेट करता है। आज 14 साल की उम्र का लड़का
पूरे देश उसको जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि उसको मौका दिया गया ना। बिल्कुल। आज समय समय पे उस टीम में नए नए लोगों को लाया जाता है जिससे हाँ। वो अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। हाँ। और उससे वो खेल और रोचक बन रहा है, क्योंकि हमको आपको सबको इंटरेस्ट होता है। आप हॉकी के 4 खिलाड़ी का नाम नहीं बता पाए, 35-40 आते आते तक रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसीलिए हो जाते हैं ना। हाँ। क्योंकि आपको मौका, सामने वाला जब दस्तक देगा, अपनी प्रतिभा से आगे हाँ। आएगा, तो आपको वहां से उसको जगह देना पड़ेगा, नहीं तो आप निकाल दिए जाएंगे उससे। बिल्कुल। तो यही, इसी को कहते हैं प्रतिस्पर्धा, यही है परिसीमन। जब लोग आएंगे तो जो बेहतर होगा वो रहेगा, और जो बेहतर नहीं होगा बाहर चला जाएगा। बाकी खेलों के बारे में हम क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वो ये प्रतिस्पर्धा को पैदा नहीं कर पाए, लोगों के अंदर वो जिज्ञासा नहीं आई। हाँ, इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो संसद भवन में जो अभी सीटों की संख्या है, 700-750 के आसपास नया संसद भवन बना उन सीटों के साथ, लेकिन अगर परिसीमन होगा तो संख्या 1000 के पार जाएगी, 1500 के आसपास होगी। फिर कैसे बैठने की व्यवस्था होगी? हम तो परिसीमन के बाद भी यूके या फिर यूरोपियन कंट्री के आसपास नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि हम तैयार ही नहीं हैं। हाँ। हम विश्व स्तर पर जाने के लिए तैयार कहाँ हैं? हमारी तैयारी क्या है? आज़ादी के 75 साल बाद हम लोग सांसद बनाते हैं। तो अगर हम 75 साल बाद सांसद बना रहे थे तो हमको 100 साल के लिए बनाना चाहिए था। बिल्कुल। तो 100 साल का मतलब है कि अगर हम 26वें परिसीमन लागू करते हैं और इस संसद को और आगे तक ले जाते हैं तो तब तक हमारे सांसदों की संख्या 2000 हो जाएगी। तो क्या फिर बीच में हम बनाने वाले हैं संसद भवन? आप इस देश की राजनीति की इतनी दुर्बलता देख लीजिए कि देश की अधिकांश विधानसभा 100-150 साल पुराने जो बिल्डिंगें हैं उसमें चलाई जा रही हैं। उन्होंने अपना विधानसभा नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए भाई? परिसीमन तो विधानसभाओं में भी होता है। बिल्कुल। तो आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। हम विकसित भारत की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब तक आप नए लोगों को मौका नहीं देंगे, नए टेक्नोलॉजी के साथ लोग नहीं आएंगे, नए सोच के साथ में, हम बात करते हैं एआई की बात करते हैं, हम इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, लेकिन जहाँ से देश कंट्रोल होता है, जहाँ से देश का लोकतंत्र चलता है, उस संसद में आप स्थित देख लीजिए किस तरह के लोग हैं। आए दिन तस्वीरें दिखाई देती हैं किस तरह के लोग हैं, किस तरह की भाषा शैली है, किस तरह के। तो जब तक युवा नहीं कनेक्ट कर पाएगा, भाई आज बात हो रही है, कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, तो युवा के हाथ में देश का भविष्य दीजिए ना। बिल्कुल। जब तक उनको दिया नहीं जाएगा, और उसका मतलब है कि आप संसद के दरवाजे युवाओं के लिए खोलिए। जब तक युवा संसद में नहीं आएगा वो कैसे बताएगा कि कार्य कैसे किया जाता है? बिल्कुल। तो ये जब तक नहीं होगा, जब तक हम खुले मन से, खुले दिल से उसका स्वागत नहीं करेंगे, खुले दिल से अपने लोगों को अपनाएंगे नहीं, अपने लोगों के साथ राजनीति नहीं की जाती है। राजनीति आप करने के लिए पूरा दुनिया पड़ जा रहा है। आज एक बात बताइए, इतने वैश्विक माहौल में जहां हम पूरी दुनिया से मुकाबला करना है, वहां हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो जब हम अपने लोगों से लड़ेंगे तो हम बाकी लोगों से कैसे जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए रुद्र जी। परिसीमन कितना जरूरी है ये बात बड़े विस्तार से और अच्छे ढंग से रुद्र जी ने हमें बताई। और परिसीमन के लिए अगर सरकार हाँ भी कर देती है और परिसीमन करा भी देती है तो उसके बाद भी तमाम सवाल है कि क्या 10 लाख की संख्या पर एक सांसद होगा, जो अभी तक संभव संसद भवन के भीतर बैठने की व्यवस्था को लेकर नजर नहीं आता। तो उसके बाद एक अलग चर्चा छिड़ेगी, या फिर 20 लाख की संख्या रखी जाएगी, तो फिर हम खुद को कैसे विकसित भारत की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे, यह सवाल आप सबके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन परिसीमन होना बेहद जरूरी है, और इस पर आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, यह आप पर हम सवाल छोड़ते हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।